हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ फ्यूचर सीरीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, हम लोग रोजाना 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं डिफेंस की। डिफेंस का मीन्स क्या होता है कि हम डिफेंस के वैसे बहुत सारे पार्ट है, डिफेंस की पार्ट है, लेकिन हम लोग जो तैयारी कराते हैं वो कराते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और RIMC, ये राष्ट्रीय इंडियन कॉलेज देहरादून। ये कुछ स्कूल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट इनको देखते हैं और इनके अंदर एंट्री के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्लास सिक्स में होता है, क्लास नाइन्थ नाइन्थ के लिए होता है, क्लास सिक्स के लिए होता है, यानी फिफ्थ का बच्चा है फोर्थ का बच्चा दे सकता है। क्लास नाइन्थ वाला जो पेपर है वो आठवीं या नौवीं रनिंग का दे सकता है। क्लास एट के अंदर होता है RIMC के, वो सेवन्थ रनिंग का पेपर को दे सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी यदि आप नए हैं नहीं हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो के बारे में पूरा जानने के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, नवोदय स्कूल के बारे में और RIMC के बारे में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ एक लिंक और डलवा दूंगा ताकि आप नए हैं तो 100% के बारे में जानिए। यदि आपके घर में एज ए पेरेंट्स आप देख रहे हैं जो बच्चा यदि फोर्थ क्लास से लेकर के एट्थ क्लास तक के, 100% आप लोगों को एग्ज़ाम दिलवाना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। तो हम लोग हमारे बच्चे की एफिशिएंसी या एफिकेसी, उस क्वालिटी उसको चेक कर पाते हैं कि वो इंडिया लेवल पे कहाँ परफॉर्म कर रहा है। जब भी वो बाद में एजुकेट होकर के कंपटीशन के लिए निकलेगा, तब भी उसको ऑल ओवर इंडिया लेवल के बच्चों के साथ फाइट करना है। तो क्यों ना ये शुरुआत हम लोग बहुत जल्दी कर दें और हम लोग हमारे बच्चे का मैथ्स, SST की, रीजनिंग, सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम बेसिक से तैयार कराएंगे। हमारा एम चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, CA फाउंडेशन, या हमारा एम डिफेंस हो, उन सारे एम को पूरा करने के लिए हमें बच्चे की फाउंडेशन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और फाउंडेशन यदि बहुत इजी अच्छे अच्छे टेक्निक से बच्चे को पढ़ा करके उसके कॉन्सेप्ट को अच्छा कर दिया जाए, तो बच्चा आपके हर एग्ज़ाम में सफल हो सकता है, यदि उसको अच्छी तरह से गाइड करके पढ़ाया जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश में आप लोगों से सपोर्ट सपोर्ट हमें चाहिए कि आप वीडियो सीरीज को, इस लाइव सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें। और हम लोग यहाँ पे असेंबल होते हैं, किसी भी बच्चे तक यदि हमारा ये प्रयास पहुँच रहा है, चाहे वो एक बच्चा ही हो, चाहे 10 हो, चाहे 500 हो, चाहे हज़ारों 5 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि एक बच्चा भी यदि इसमें हमारे साथ जुड़ रहा है, एक बच्चे तक भी हमारी अच्छी पहुँच रही है, तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करते हैं कि चलिए हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं। बट हम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से कोशिश कर रही है। और ये सारे सब्जेक्ट, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, GK हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है, साइंस हो चुका है, SST रीजनिंग बहुत जल्दी हो गया, रीजनिंग मैं लेके आ रहा हूँ। और SST की टीचर बहुत जल्दी आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे रोजाना कुछ क्लासरूम देख। तो चलिए बच्चों, आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ PYQ की, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। और उन क्वेश्चंस के अंदर मैं क्लास नाइन्थ और क्लास सिक्स्थ में RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो पेपर्स हुए हैं मैं उनको पहले पिक कर रहा हूँ। फिर सैनिक स्कूल के कुछ पेपर्स डिस्कस करेंगे, फिर नवोदय स्कूल के, फिर RIMC के, सारे पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे। पेपर सबसे पहले डिस्कस करने का मुद्दा इतना सा है कि हम लोग ये तो जान पाए कि पिछले साल हम पेपर में आता क्या है, हमारे टारगेट्स हैं कहाँ पे। हमें यदि एल्जेब्रा पढ़ना है तो कहाँ तक पढ़ना है, हमें यदि ज्योमेट्री पढ़नी है तो कहाँ तक पढ़नी है। और मैं हर एक वीडियो, जितने भी ये पीछे लाइव सेशन हुए हैं, उन सारे लाइव सेशन के इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लाइव सेशन के लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी यदि आपने पुराने सारे लाइव सेशन नहीं देखे हैं, तो 13 से 14 क्लासें हो चुकी हैं, उनको जाइए और देखिए, ताकि आप लोगों को एकदम डे फर्स्ट से सारी चीज़ें समझ में आ पाए। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल filled whose length is twice its breadth is 2450 मीटर स्क्वायर, यानी 2450 स्क्वायर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। आप देखिए, पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों, ये रेक्टेंगल है, लिखा हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को मैंने x ले लिया, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस यानी 2x। एरिया क्या होता है, एरिया होता है L/B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, का मतलब लेंथ कितना है 2x, ब्रेथ कितना है x, अल्टीमेटली आंसर आ गया 2x स्क्वायर।
आंसर कितना आ गया 2x²। अब ये एरिया जो है वो गिवन है मेरे पास, यानी 2x² इज इक्वल्स टू 2450। 2 से कैंसिल कर दो इसको, x² इक्वल्स टू 1225। ये आंसर आ गया। अब यदि मुझे इधर ले जाऊंगा स्क्वायर को, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, x का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 125। अब आपको यदि स्क्वायर्स याद हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 125 होता है 35 का स्क्वायर, x का मतलब हो गया 35, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 35। x का वैल्यू 35 मतलब इसका ब्रेथ कितना आ गया 35, इसका ट्वाइस लेंथ कितना हो गया 70। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, तो 2 की जगह 2, l की जगह 70, b की जगह 35, 2 मल्टीप्लाई विद 105, 110 मीटर, तो 210 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में मेनली काम करना है अपने को, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे चलना है, और हम लोग बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लग गया होगा, समझ आ गया होगा। आपके जो भी आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं बाद में सारे कमेंट्स आपके देखूंगा। साथ साथ में कमेंट देख पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे पास। चलिए बात करते हैं। ए लीडर, लीडर मैन होता है सीडी, 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल है, इसके साथ एक सीडी यहाँ पे रेस्ट में लगी हुई है, ऐसे सीडी लगी हुई है, यहाँ सीडी टच हो रही है, मान लीजिए इसका टच करने का पॉइंट है। इफ द फुट ऑफ द लीडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये जो फुट है लेडर का और वॉल का फुट है, इनके बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस, और क्या बोला है लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग, ये कितना है 10 मीटर लॉन्ग है, ये 10 मीटर, ओके, एंड लेडर जस्ट रीच टू द टॉप ऑफ द वॉल, ये वॉल है वो यहीं तक है, मतलब टॉप है इसका वॉल का, वॉल का टॉप यहीं तक है जहां पे टच कर रहा है, ठीक है। हाउ हाई इज द वॉल, अब आपसे पूछ के बताइए कि वॉल का लेंथ कितना है, वॉल की हाइट कितना है, ये आपसे पूछ। आप लोगों को जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो एक बात याद रखना, कि जो वॉल होती है वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल, हमेशा 90 डिग्री का एंगल। यदि ऐसी बात सही है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ ना, थोड़ा सीधा कर लेते, तो सीधा लगे अच्छा लगे वहाँ, ये 6 मीटर दे रखा, ठीक है। यदि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो अब आपको यहाँ से ये जो डायग्राम बनाया मैंने, वैसा डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको फटाक से सिंपली ऐसा डायग्राम बना लेना है। ये 10 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, इट मीन्स ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में यदि दो साइड गिवन है और थर्ड साइड निकालनी है, तो यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस, p फॉर परपेंडिकुलर, और b स्टैंड्स फॉर बेस। ये पाइथागोरस थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है, सारी जगह काम आती है, और इस थ्योरम को तो भाई हर बच्चे को क्लास 6 है, क्लास 9 है, बच्चे को आनी चाहिए। इसका यूज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री का, उसमें यूज कर, कब यूज करना है, दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तब यूज करना है। कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेनियस कौन होता है सर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बोलते हैं, कंफर्म हो गया। हाइपोटेनियस कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे दे दें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताइए हाइपोटेनियस कौन सा है। तो हाइपोटेनियस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, वो होती है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा ही होगा, तो उसे बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मुझे पता लग गया। इस वाले क्वेश्चन हाइपोटेनियस कौन है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर और बेस कैसे पहचाने, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को पहचानने की, आप इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में से एक दे रखा है,
मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर सपोज नहीं दे रखा है, बेस दे रखा है 6, 10 का स्क्वायर होता है 100, पी स्क्वायर प्लस में 36, इसको यहाँ भेज दो, 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 64 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो पी का वैल्यू आ जाएगा 8, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया पी, और 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, तो ये मेरा आंसर आ गया 8। यानी ये लेडर सॉरी ये जो वॉल है वो 8 मीटर हाई है, उसकी हाइट कितना है 8 मीटर है। तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया अच्छे से ढंग से आपको इस चीज़ को समझ लेना है, पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रख लेना है, और जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसकी जो तीनों साइड होती है, जैसे इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या आया, ये आया 10, 8 और 6। तो राइट एंगल ट्राइंगल जितने भी बनते हैं उनकी तीनों साइडों को मैं यदि एक साथ इससे कॉमा लगा के लिख दूं, इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो इसको बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या सिंपली ट्रिपलेट बोल दीजिए, ट्रिपलेट है ये। ट्रिपलेट का मीन्स ये होता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जिनके अंदर बड़े वाली साइड का, बड़े वाले नंबर का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, इसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट वर्ड से ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको यदि ये पता लग जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक साइड 10 दे रखी है, दूसरी 8 दे रखी है, 6 दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, तो तीसरी यदि आपको ट्रिपलेट याद होती तो आपको ये कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको पता होता कि 10, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन, 3, 4 और 5 कॉम्बिनेशन रहता है, 12, 5, 13 कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ ट्रिपलेट आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, कोई भी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये जो ये डायगोनल है ना वो 90 डिग्री बाइसेक्ट, 90 डिग्री बाइसेक्ट, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये क्या होगा, इट विल बी, बात करते हैं क्या होगा 90 डिग्री वाला, कि इट विल बी क्या हो सकता है, क्या एक ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम डायगोनल्स एक दूसरे बाइसेक्ट, रेक्टेंगल में नहीं सर, रेक्टेंगल में भी, राइट में इसमें करते हैं, रोम्बस में करते हैं, रोम्बस में रोम्बस में सारे सॉरी दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाई का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और दोनों राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बनेगा, यानी ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बोले तो राइट एंगल, और बाइसेक्टर बोले तो दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल to interior angle of a regular polygon is 1 by 4, then find the number of sides of the polygon। ये बोल रहा है कोई भी रेगुलर, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रेगुलर पॉलीगन का मीन्स होता है, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल्स, उसमें सारी साइड इक्वल होगी, सारे एंगल इक्वल होंगे, रेगुलर वर्ड आए तो याद रखना है। नंबर 2 चीज, पॉलीगन का मतलब होता है एट लीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर, एट लीस्ट 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन, यानी कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। क्या 4 वाले को पॉलीगन बोलेंगे, 10 वाले को पॉलीगन बोलेंगे, हाँ, 15 वाले को पॉलीगन बोलेंगे, हाँ, मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए पॉलीगन बोले तो रेगुलर पॉलीगन। अब कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो मैं तो लूंगा ट्राइंगल, ले लेता हूं एक बार के लिए, मान लीजिए, तो ट्राइंगल के अंदर ये एंगल इंटीरियर है, ये एंगल इंटीरियर है, ये एंगल इंटीरियर है, यदि इसको आगे एक्सट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल कैसा हो गया, एक्सटीरियर, ये एंगल कैसा हो गया, एक्सटीरियर। बात को ध्यान रखना है कि ये एंगल इंटीरियर एंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और एक बात हमेशा याद रखनी है, पॉलीगन कोई सा भी हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड हो, उसमें इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज हमेशा 180 होगा।
कि यहाँ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, तो अंदर वाले एंगल का बाहर वाले एंगल का सम कितना होगा, 180। क्लियर है, ये बात आपको समझ लेनी। अब इस क्वेश्चन में क्या बात ध्यान रखना है, हमें नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, लेकिन सपोज मैं एक ऐसा ही कोना बनाता हूं, ये इंटीरियर एंगल इसका और ये इसका एक्सटीरियर एंगल। तो क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये इसका इंटीरियर एंगल है। रेशियो क्या दे रखा है, एक्सटीरियर टू इंटीरियर 1:4। ओरिजिनल नंबर निकालना हो, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया ओनली x आएगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आएगा। ये कंफर्म है कि दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। यदि ये कंफर्म है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 5x इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। कैंसिल कर दो, x से कैंसिल किया और 5 से कैंसिल किया, 3 टाइम, फिर कितना बच गया, 3, 36। यानी ये एंगल कितना डिग्री का आ गया, 36 आ गया। और ये एंगल 36, 4 जा 6 4 जा 24, कैरी विद 2, 12, 144। यानी इस वाले पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आ गया 36 डिग्री का, और इंटीरियर एंगल आ गया 144 डिग्री का, 144 डिग्री का। यानी यहाँ पे जो पूरा आगे पॉलीगन बनेगा उसमें जैसे साइड साइड बने, जैसे कर्व नहीं बनेगा, तो भी साइड वाइड जितनी बनेगी, हर एक एंगल कितना आ गया, 144 डिग्री का। हर एक बाहर वाला एंगल आ गया 36। क्लियर है, ये मुझे पता लग गया। मुझे तो निकालना है कि नंबर ऑफ साइड कितनी है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या है कि यदि मुझे निकालना है एक्सटीरियर एंगल, यदि मुझे एक्सटीरियर एंगल से निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू होता है 30 36 360 अपॉन में n। यानी मुझे ईच बोलता हूँ ईच, यदि मुझे हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में पूरा लिखवाया हुआ है। यदि आप लोग नए हैं तो पिछला हमारा लाइव सेशन देख लीजिए, उसमें मैंने करवाया हुआ है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड। अब हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री का, अपॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n, यानी नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड नहीं है तो n को यहाँ पे ले आओ, 36 को यहाँ भेज दो, ये बन जाएगा n इक्वल्स टू 360 अपॉन 36, 360 अपॉन में 36 कैंसिल करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा 10, नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएगी, 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी हो, ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करिए। ईच इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती है। तो आई रिकमेंड पर्सनली, भाई आप लोगों को जब भी पॉलीगन का एंगल्स की बात करनी हो, नंबर ऑफ साइड की बात करनी हो, तो कोशिश करिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से साथ ही काम करें। Which of the following can never be a measure of exterior angle of regular polygon? एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं ना, एक्सटीरियर ईच लिख देते हैं, हम बात करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। ये बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं भाई, कौन सा डिग्री का नहीं हो सकता, ये देखना, ये देखना है। तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता कि देखिए इधर n को इधर लेके आ जाऊं, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान रखना, n का वैल्यू कभी भी पॉइंटों में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पॉलीगन के अंदर मान लीजिए 5 साइड है, ये तो ठीक है, 10 साइड है ठीक है, 3 साइड है ठीक है, लेकिन मैं बोलूं मान लीजिए 6.5 साइड है, ये नहीं पॉसिबल है। 6.5 साइड क्या होती है, वो तो 6 होगी या 7 होगी। तो इसका आंसर हमेशा एक एक इंटीजर होगा, और कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर होगा,
या नेचुरल नंबर होगा या n का वैल्यू 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉलीगन के लिए जरूरी है एट लीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर। तो मिनिमम 3 साइड होगी, n का वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा, 3 के बाद 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंटर में नहीं आएगा। अब रख के देख लो पॉइंटर में किससे आ रहा है भाई, 22 से आ रहा है। आंसर 22 है। क्यों है? क्योंकि यदि मैं 360 को 22 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से डिवाइड किया 180, 2 से डिवाइड किया 11, 11 का भाई साहब इसमें डिवाइड जा ही नहीं रहा है। 11 1 जा 11, बच गया 7, 6 जा बच गया 4, पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो 22 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता। बाकी सबका डिवाइड जा रहा है। 360 में 36 का डिवाइड करूंगा जाएगा, 45 का जाएगा, इसका भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 22 डिग्री नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ साइड जो हैं वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, वो पॉइंट में नहीं आ सकती। तो 360 को मैं किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड करूं जिसका पूरा पूरा डिवाइड जाए तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। देखिए, क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। एक बड़ा क्यूब है तुम्हारे सामने और इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसको कट करके छोटे छोटे क्यूब बना दिए गए। 1 सेंटीमीटर के बहुत सारे ऐसे क्यूब बना दिए गए, बहुत सारे, सारे तो बना नहीं सकते, बहुत सारे। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो, रेशियो निकालना है, ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ ओरिजिनल क्यूब्स एंड कट आउट क्यूब्स। ओरिजिनल क्यूब्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ओरिजिनल क्यूब टू कट आउट क्यूब्स। मतलब इसका सरफेस एरिया और आपने जो एक एक सेंटीमीटर के जो काटे हैं ना, उन सब का सरफेस एरिया, उनका रेशियो क्या होगा। तो मुझे इसका सरफेस निकालना ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो कोई टेंशन नहीं, इसकी तो साइड है मेरे पास, कितनी है 4। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लूंगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये छोटे छोटे, पहली बात है क्यूब बनेंगे कितने। यदि 4 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को एक एक सेंटीमीटर वाले साइड में सेंटीमीटर वाले क्यूब्स में कट कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ध्यान रखें बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब यानी बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, यानी छोटे वाले जिसमें काट के रख रहे हो। बड़े वाले क्यूब का साइड कितना है सर, 4 है, तो 4 × 4 × 4, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, 4 × 4 × 4 साइड इंटू साइड। छोटे वाला क्यूब क्या है सर, 1 सेंटीमीटर का बना रहे, लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर, 1 × 1 × 1, 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही रहेगा, 4 टाइम 4 × 4 × 4 6, 4 छोटे क्यूब बन जाएंगे। कितने क्यूब बन जाएंगे, 64 छोटे क्यूब बन जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब को एक एक सेंटीमीटर में काटेंगे, 64 बन रहे हैं। अब निकालना है क्या, सरफेस एरिया। तो बड़े वाले का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रेशो छोटे वाले का सरफेस एरिया, ये 1 बोल दो, इसको 2। इसका सरफेस एरिया 6, 6A1 का स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 6A2 का स्क्वायर। लेकिन 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 रेशियो किसका निकालना है, एक बड़े वाले का और छोटे वाले बने होने सबका, यानी 6 सबका, यानी 64 जो क्यूब बने उनका निकालना है। बात को मुझे समझना है, इस बात को मुझे समझना है, यहाँ पे बिल्कुल भी करनी नहीं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, अब 6 से क्या हो गया, 6 कैंसिल हो गया। इसकी साइड कितनी है सर, इसकी साइड तो 4 है, 4 का स्क्वायर। सर इधर 64 से मल्टीप्लाई करिए, ये 64 तो बाहर आएगा, 6 से कैंसिल हो गया, और 1 का स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो गया 16, ये हो गया 64, कैंसिल कर दो, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी एक बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया रेशियो जितने भी छोटे क्यूब बने हैं उन सब का सरफेस एरिया, इनका रेशियो मुझे निकालना था। बड़े वाले क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर है, छोटे वाले साइड, छोटे वाले का 1 सेंटीमीटर है, और दोनों का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया
तो 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल मुझे ये देखना था आगे करके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेटल सीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक इज मेल्टेड इनटू ए क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब। भाई ध्यान रखना, जब भी मेल्टेड वर्ड आए, रीकास्ट वर्ड आए, रीफॉर्म वर्ड आए, ऑलवेज वॉल्यूम। हमारे सामने देखो तीनों साइड अलग अलग वॉइड है, ये क्यूबॉइड है, और इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हो तुम, कर रहे हो नया क्यूब बना रहे हो ना, और इसकी तुम्हें साइड पता करनी है, यही तो मतलब हुआ। अब समझना क्या है कि यदि एक क्यूबॉइड को क्यूब बना रहे हो, एक क्यूबॉइड को क्यूब को क्यूब बना रहे हो, क्यूबॉइड बना रहे हो, क्यूबॉइड से सिलेंडर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, रिकास्ट कर रहे हो, एक बात फिक्स है कि जितना वॉल्यूम इसके पास था आप कन्वर्ट करके उतना ही वॉल्यूम दूसरे वाले को दे रहे हो, वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे इसको रिकास्ट करते वक्त, मेल्ट करते वक्त, रीफॉर्म करते वक्त कुछ ना कुछ मेटल का लॉस हुआ हो, कुछ नहीं लॉस हुआ। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल, इसका मतलब L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू ए क्यूब, फिक्स हो गया। जितना इसका वॉल्यूम है उतना इसका नए वाले का वॉल्यूम होगा। L का वैल्यू कितना है 27, E का वैल्यू 8, इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब को उधर लेके आएंगे, क्यूब रूट बन जाएगा क्योंकि मुझे ए का वैल्यू निकालना है। 27, 8 और 1, 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, 1 का क्यूब रूट 1, आंसर आ गया 6। आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। राइट आंसर इज 6, राइट आंसर इज 6 सेंटीमीटर। पेपर में यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया इस लाइव क्लास में, पेपर में इसको करने के सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। दिमाग में यदि प्रिंट है आपकी ये कॉन्सेप्ट, या हमें यदि रिफॉर्म करके, रिकास्ट करके, मेल्ट करके दूसरी बना रहे हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, यहीं पे कर लोगे आप सिंपल। ये उधर कुछ भी नहीं, क्यूब है तो क्यूब रूट सीधा कर दोगे यहीं पे, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, 3 2 1 होता है, 3 2 जा 6, आंसर इज 6। बच्चे ने इसको कर लिया, इस मैथ्स को, सारे कॉन्सेप्ट को जी लिया, पढ़ा नहीं सिर्फ जी लिया, या ब्रेन में एक डायग्राम बना दिया, बड़ा क्यूबॉइड, क्यूब बना, रीफॉर्म हुआ, रीकास्ट हुआ, इसको मेल्ट किया, ऑलवेज वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पेन पेपर पे नहीं, कैन यूज योर ब्रेन ओनली। चलिए बात करते हैं, और इसी का नाम शॉर्ट ट्रिक देते हैं लोग, शॉर्ट ट्रिक वही तो है भाई। एक टाइम एंड वर्क, या बोल सकता हूँ क्वेश्चंस बहुत इजी। इन ए स्काउट कैंप, स्काउटिंग एक संस्थान होती है बहुत बड़ी, तो कैंप लगा, देर इज अ फूड प्रोविजन फॉर 3 कैडेट्स फॉर 42 डेज। उस कैंप में 300 बच्चों का खाना 42 डेज तक था, यानी यानी 300 बच्चे 42 डेज तक खाना खा सकते थे, 300 कैडेट 42 डेज तक खाना खा सकते थे। तो टोटल खाना निकालने के लिए हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल फूड अवेलेबल इन पर्टिकुलर, यानी दिस पर्टिकुलर कैंप, उस टोटल कैंप, उस पर्टिकुलर कैंप के अंदर इतना खाना पड़ा है। क्या हुआ, इफ 150 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप, 50 और कैडेट आ गए, तो पहले कैडेट कितने थे 300, अब 350 कैडेट्स हो गए, 50 कैडेट्स आ गए, नए 50 बच्चे आ गए, उनके पास प्लानिंग थी नहीं। और हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट। जब अब बोल रहे हैं कि भाई बच्चे ज्यादा आ गए, खाना हमारे पास पहले वो इन्हीं बच्चों के हिसाब से लाए थे, खाना तो वो ला नहीं सकते, तो एक काम करते हैं कैंप को छोटा कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है 42 डेज का रखना, बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो बता दे बच्चों को, फर्स्ट डे है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 300 बच्चे आएंगे, वो 42 डेज का कैंप कर रहे थे, पता लगा 50 बच्चे और आ गए। अब उन्हें बच्चों को बताना पड़ेगा भाई ये कैंप 42 डेज का नहीं है, इतने डेज का है, तो आप बताइए कितने डेज का है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ना खाना था, इतना खाना टोटल खाना, अब इसे किसको खिलाना है, इनको खिलाना है,
और कितने दिन चलेगा, x डेज तक चलेगा, इनको टेक्स्ट हो गया। अब 10 से 10 हो रहा है, 7 से कटेगा 5 टाइम, 7 से कटेगा 6 टाइम, 5 से कटेगा 6 टाइम, 6 6 जा 36, यानी कितने डेज तक, 36 डेज। यानी अब आप लोग सुबह के टाइम जाइए, बच्चों को अनाउंस कर दीजिए कि कैडेट्स कैंप 42 डेज नहीं चल पाएगा, 36 डेज चलेगा, ड्यू टू की 50 मोर कैडेट्स ने हम ज्वाइन कर लिया। और यदि ऐसा होता, 50 बच्चे चले जाते, तो बच्चे चले जाते, तो यहाँ में माइंड बस इतना सा कैलकुलेशन नहीं। यदि यहाँ पे नंबर ऑफ बच्चे नहीं दे रखे होते और पूछता कि भाई मुझे इस कैंप को तो 42 डेज तक ही 36 डेज तक ही चलाना है, तो भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता था। क्लियर? बस देखें इसमें, अभी देखते हैं कितना क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का टाइमिंग कितना हो गया।